बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में आज 50 हो रही है, अर्थात लेक्चर नंबर 50 पे आ गए हैं अपन। और शेरशाह सूरी या सूरवंश के बारे में आज भाग 2 पढ़ना है अपने को। और इसमें शेरशाह सूरी की पूरी शासन व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था पढ़नी है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था में जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन, फिर दूसरा हेड पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के बाद पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, मुद्रा वगैरह सारा, फिर न्याय व्यवस्था, फिर पढ़ेंगे अपन यहाँ पे वास्तुकला और ये रोड सड़क वगैरह इससे रिलेटेड चीजें। तो इतने हेड में शेरशाह सूरी का हमको पूरा प्रशासन पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि शेरशाह सूरी की जो प्रशासन व्यवस्था थी ये अकबर की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसका पूर्वगामी था। अर्थात अकबर ने अपनी प्रशासन व्यवस्था को कहीं ना कहीं शेरशाह से कॉपी किया है, शेरशाह से कंसेप्ट लिया है। ठीक है, तो अकबर का पूर्वगामी था, अकबर की पूर्वगामी है। ठीक है, तो दोनों चीजों के बीच में ऐसा स्टेटमेंट है, साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में, साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह का प्रशासन अकबर का पूर्वगामी है। अर्थात अकबर ने इसको कॉपी किया है, अकबर का पूर्वगामी है। ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी का नाम जब जब लिया जाएगा वो अपनी प्रशासन व्यवस्था के लिए ही लिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे उम्दा तरीके की प्रशासन व्यवस्था में से एक थी शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था। सो अकबर की पूर्वगामी है, अकबर ने इसी से कंसेप्ट लिया था, इसी से अपना आगे का कार्यक्रम अकबर ने डिसाइड किया था। अब केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में तो शेरशाह सूरी के समय प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत थी, केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। अर्थात जो सुल्तान था या राजा था वही सत्ता का केंद्र था। सत्ता का केंद्र कौन था? शासन का केंद्र कौन था? सत्ता का केंद्र कौन था? राजा। मतलब सुल्तान बोल लें, चाहे शेरशाह सूरी बोल लें, चाहे बादशाह बोल लें, जो भी आपको बोलना है, पहली बात। फिर शेरशाह ने जो सल्तनत काल के जैसे 4 विभाग बनाए हैं, सल्तनत काल के जैसे 4 विभाग बनाए हैं। कौन कौन से 4 विभाग हैं? तो दीवाने वजारत, वजीर विभाग, ये क्या क्या? लगान और राजस्व के लिए जिम्मेदार है। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? दीवाने आरिज, आरिज मतलब सैन्य विभाग दोस्तों। दीवाने आरिज सल्तनत जैसे हैं, चार डब्बे बताए थे मैंने वहां बता के आपको बना के। दीवाने आरिज मतलब सैन्य विभाग। फिर तीसरा डिपार्टमेंट है, दीवाने नहीं लिखता हूं मैं सीधा, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। तो रसालत जो है ये विदेश विभाग है, या इसी को दान विभाग या धर्म विभाग बोलते हैं। और इंसा कौन सा है? तो पत्र व्यवहार। सुल्तान की इंसा क्या है? सुल्तान की मंशा क्या है? उस चीज का कम्युनिकेशन करना, उस चीज का कॉरेस्पॉन्डेंस करना, तो पत्र व्यवहार। तो बिल्कुल सल्तनत काल जैसे 4 डिपार्टमेंट बना के रखे हैं शेरशाह ने भी, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। इसके अलावा 2 अन्य विभाग भी थे, दीवाने काजी, दीवान ए काजी, जिसको बोलते थे न्याय विभाग। इन 4 के अलावा 2 और कम महत्वपूर्ण विभाग बनाए थे उन्होंने। दीवाने काजी जो न्याय विभाग था, और दूसरा था दीवाने बरीद, जो कि आप जानते हैं गुप्तचर व्यवस्था। दीवाने बरीद है ना, मैंने सल्तनत काल में आपको गुप्तचर व्यवस्था का क्रम बताया था। दीवा शाह बड़ी मून है, दीवा शाह बड़ी मून है ना। तो दीवाने मंडी इस तरीके से बताया था मैंने। तो दीवाने बरीद किस विभाग का? गुप्तचर या डाक व्यवस्था,
चिट्ठी पत्री क्या होती है? गुप्त होती है ना, जिसके नाम पे लिखी गई है। तो डाक व्यवस्था। तो कुल मिला के 6 डिपार्टमेंट हो गए केंद्रीकृत प्रशासन के अंतर्गत शेरशाह के, ये 4, और दीवाने काजी और दीवाने बरीद। ठीक है। फिर शेरशाह के समय कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। ये ध्यान देंगे जरा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शेरशाह के समय अलग से कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। पुलिस व्यवस्था नहीं थी। तो ये ध्यान देंगे, शेरशाह के समय कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। सेना ही जो है वो शांति व्यवस्था कायम रखने का काम करते थे, है ना, या सल्तनत के अलग अलग अधिकारी ही शांति व्यवस्था कायम रखने का काम करते थे। पुलिस नहीं थी। हर प्रकार के अधिकारियों का उपयोग किया जाता था शांति व्यवस्था कायम रखने में। ठीक है। जैसे आजकल राजस्व विभाग के कर्मचारियों का उपयोग मूर्ति विसर्जन में भी कर लिया जाता है। राजस्व विभाग के पटवारियों का उपयोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में भी कर लिया जाता है ना। जुलूस वुलूस निकलते हैं, मार्च वार्च निकलते हैं, तो वहाँ पे भी पटवारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है ना। और किसी समाज का प्रोसेशन निकलता है, ताजिए निकलते हैं या रामनवमी का जुलूस निकलता है, तो वहाँ पटवारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इसी तरीके से अन्य अधिकारियों मिलके, सारे अधिकारी मिलके किसका काम करते थे? पुलिस विभाग का काम करते थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता था कि पुलिस व्यवस्था किसके समय एग्जिस्ट नहीं करती थी? शेरशाह के समय। शेर को क्या चाहिए? पुलिस, है ना। तो ये केंद्रीय व्यवस्था है बस। तो मेंस में भी आ जाता है, तो इतना केंद्रीय व्यवस्था आपको लिख देना है। अब बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्था की। तो निश्चित तौर पे केंद्र जो है वो प्रांत में बटा है। संपूर्ण साम्राज्य जो है ना। प्रशासनिक इकाइयों का क्रम क्या है? प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? सारा साम्राज्य किस में बटा है? सूबा में, या इसी को बोलते हैं इक्ता। ध्यान देंगे, कुछ विद्वान या इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शेरशाह के समय साम्राज्य के बाद सूबा या इक्ता नहीं थे। साम्राज्य के बाद डायरेक्ट जो थे वो सरकार थे, और सरकार मतलब आज के जिला के जैसे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि शेरशाह सूरी का पूरा साम्राज्य जो है, कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सूबा और इक्ता थे ही नहीं उसके समय। पूरे साम्राज्य को डायरेक्ट उसने किस में बांट रखा था? प्रांतीय प्रशासन के तौर पे सरकारों में बांट रखा था। 47 सरकारें थीं। मतलब शेरशाह सूरी का पूरा साम्राज्य कितने जिलों में बटा हुआ था? पूरा का पूरा साम्राज्य 47 जिलों में। जैसे आज की डेट में बोल दें कि मध्य प्रदेश का पूरा शासन कितने जिलों में बटा है, तो 53 जिलों में, इनफैक्ट 54 जिलों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पूरा साम्राज्य, प्रांतीय प्रशासन की लाइन कहां से शुरू होगी? यहीं से। प्रांतीय प्रशासन की लाइन ये होगी, पूरा साम्राज्य जो है वो 47 जिलों में बटा था। तो पहली लाइन हो जाएगी प्रांतीय प्रशासन की, पूरा साम्राज्य 47 जिलों में बटा था। ठीक है। और जिला स्तर पर 2 अधिकारी हुआ करते थे। जिला स्तर पर 2 अधिकारी हुआ करते थे। ध्यान देंगे कौन कौन से? शिकदार ए शिकदारान, सॉरी, शिकदार ए शिकदारान जो है ये सैन्य अधिकारी है जिला स्तर पे। और दूसरा अधिकारी जो है दोस्तों वो है मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान जो है वो कौन है? न्याय विभाग का अधिकारी या न्याय अधिकारी। ये किन स्तर पे हैं दोस्तों? ये जिला स्तर पे हैं या सरकार स्तर पे हैं? सरकार को ही क्या बोला गया है? जिला या सरकार। तो शिकदार ए शिकदारान सैन्य अधिकारी है, मुंसिफ ए मुंसिफान जो है वो न्याय अधिकारी है। ठीक है। इसी में से सिर्फ शिकदार और मुंसिफ बचेगा, तो वो जाके क्या हो जाएगा? परगना स्तर पे या तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो सरकार है, मैंने क्या बोला? साम्राज्य से डायरेक्ट बटे हैं क्या? सरकार, और सरकार से बने हैं, परगना से मिलके बने हैं सरकार। तो सरकार जो है, हर एक जिला जो है वो किस में डिवाइडेड है? परगना मतलब आज की तहसील, या और बोले तो ब्लॉक भी बोल सकते हैं, आज के ब्लॉक।
तो सरकार स्तर पर ये है। और यही अधिकारी अगर हम बोलें कि परगना स्तर पर क्या होंगे, यही दो अधिकारी परगना स्तर पर कौन से हो जाएंगे, तो परगना स्तर पर सिर्फ शिकदार और मुंसिफ, और दो अधिकारी और हो जाते हैं यहां पे आने के बाद, शिकदार और मुंसिफ। एक अधिकारी हो जाता है दोस्तों, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, फोतेदार। ध्यान देंगे, फोतेदार का मतलब है खजांची। और एक अधिकारी और हो जाता है दोस्तों कारकुन। ये ध्यान रखेंगे, कारकुन। कारकुन का मतलब होता है क्लर्क, हिसाब किताब रखने वाला, हिसाब किताब रखने वाला कारकुन। ठीक है दोस्तों, तो परगना स्तर, सरकार स्तर पर दो अधिकारी हैं, जबकि सरकार से, सरकार मतलब जिला, और परगना मतलब तहसील स्तर पर 4 कर्मचारी हैं। शिकदार, यहां पे शिकदार है, शिकदारान था, यहां से शिकदार बचा। मुंसिफ है, मुंसिफान था यहां जिला स्तर पे, यहां तहसील स्तर पे सिर्फ मुंसिफ बचा। और एक और है फोतेदार, जिसका मतलब है खजांची, और कारकुन का मतलब है क्लर्क। सो ये ध्यान रखेंगे, 4 अधिकारी जो है वो परगना स्तर पर हैं। ठीक है, गांव का सॉरी, गांव में पटवारी प्रधान और चौकीदार मिलकर ही गांव का प्रशासन संभाल लेते थे। परगना काहे से मिलकर बने होंगे दोस्तों, कई सारे गांवों से मिलकर बने होंगे। तो गांव, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है प्रशासन की, गांव। तो गांव में पटवारी, चौकीदार और प्रधान, आज भी चौकीदार होते हैं पटवारी के लिए, सहायता के लिए, जिसको आप कोटवार भी बोलते हैं। तो गांव की व्यवस्था में शेरशाह ने कोई परिवर्तन नहीं किया, गांव के प्रशासन की व्यवस्था में शेरशाह ने कोई परिवर्तन नहीं किया। और पटवारी, चौकीदार और गांव का प्रधान, ये तीनों मिलकर गांव की प्रशासन व्यवस्था संभालते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, केंद्रीय प्रशासन, और ये बात हो गई थी प्रांतीय प्रशासन की। अब बात करनी है दोस्तों अर्थव्यवस्था की। तीसरा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था। तो शेरशाह के समय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के आय के कई साधन थे दोस्तों, जैसे लगान, लगान, ठीक है, लगान के बाद था दोस्तों व्यापारिक कर, प्रोफेशनल टैक्स, व्यापारिक कर, व्यापारिक कर के बाद खुम्स, युद्ध में लूटा हुआ धन, फिर खुम्स के बाद था टकसाल एवं नमक कर। टकसाल जहां सिक्के ढाले जाते हैं, मिंट जिसको बोलते हैं, टकसाल एवं नमक कर। और इसके अलावा एक और होता था लावारिस संपत्ति, वहां से भी सरकार को काफी कुछ मिल जाता था। तो समझ रहे हैं सरकार की आय के साधन कौन कौन से हैं, लगान। और ये लगान जो है, या राजस्व है, या भू राजस्व जो है, यही सर्वाधिक बड़ा साधन है। सर्वाधिक बड़ा साधन यही है, लगान। दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, फिर युद्ध में लूटा हुआ धन खुम्स, टकसाल एवं नमक कर भी लेता था, लावारिस संपत्ति भी जब्त करता था। तो यहां से पैसा आता था, रेवेन्यू आता था जो है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, सो ये बात क्लियर रखिएगा। अब लगान जो है, लगान जो वसूला जाता था वो रैयतवाड़ी प्रथा के द्वारा। रैयत, रैयत का मतलब होता है साउथ में किसान, बता चुका हूं मैं। तो अल्टीमेटली इसमें लगान जमा करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, किसान जिम्मेदार होता है, रैयतवाड़ी। और महालवाड़ी प्रथा में क्या होता है, पूरा महाल, महाल मतलब पूरा गांव। तो पूरा गांव जहां जिम्मेदार होता है, किसी एक का भी नहीं होगा तो पूरे गांव को सजा मिलेगी। किसी एक भी किसान का लगान नहीं जमा होगा तो पूरे गांव को सजा मिलेगी, वो कहलाती है महालवाड़ी व्यवस्था। जबकि रैयतवाड़ी में जिस रैयत, या रैयत मतलब किसान, तो जिस किसान का लगान जमा नहीं होगा उसको सजा मिलेगी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के थ्रू लगान वसूला जाता था। लगान की दर जो थी वो 1/3 थी। लगान की दर कौन थी, कितनी थी, 1/3 थी। मुल्तान में 1/4 थी, है ना। अपवाद स्वरूप मुल्तान में 1/4, 1/3 याद रखिएगा लगान की दर। और मुल्तान में कितनी थी दोस्तों, 1/4। तो ये अपवाद था। मुल्तान में कर की दर ये 33% है और ये 25% है, तो मुल्तान में कम थी। ठीक है, विशेष प्रेम रहा होगा मुल्तान से। फिर कर निर्धारण के तरीके वही थे, है ना। मैं आपको सल्तनत काल में कर निर्धारण के तरीके बता चुका हूं। सुल्तान साहब मुक्त टाई से खेल रहे।
है ना। तो सल्तनत काल में जैसे था वैसे ही शेर शाह के समय भी है। कौन कौन से? मसाहत, मसाहत, मुक्ताई, है ना, और बटाई। ठीक है, ठीक है। बटाई को क्या बोल रहे हैं यहां? गल्ला बख्शी। इससे क्या मतलब है? बटाई, और बटाई को ही क्या बोलते हैं? गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी। ठीक है। सुल्तान साहब मुक्त टाई खेल रहे, ठीक है। और ये मुक्त मतलब मुक्ताई, और ये कौन सा था? मसाहत। तो यही तीन तरीके यहां पे भी लाभ बटाई के हैं या लगान निर्धारण के हैं, मसाहत, मुक्ताई और बटाई। और फिर बटाई में मैंने सल्तनत काल में बताया था खेत बटाई, लाभ बटाई और रास बटाई। ठीक है, तो वही तरीके हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि मुक्ताई, मुक्ताई के यहां दो नाम और हैं, कनकूत और नक्श। मुक्ताई के दो नाम और ध्यान रखिएगा, कनकूत और नक्श, नक्श, नश्क, कनकूत और नश्क। बस इतनी सी बात याद रख लेना है, बाकी सल्तनत काल के जैसा ही है। मुक्ताई के दो नाम और क्या है? कनकूत, कनकूत, कनकूत और नक्श। बाकी सब वही है। तो लगान से सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा रेवेन्यू लगान से आता था। ठीक है। और देखें, लगान निर्धारण के लिए इसने, ये प्रश्न कई बार आया है, लगान निर्धारण के लिए इसने रई बनवाई, रई, रई बनवाई। रई मतलब फसलदारों की सूची, जिन ने फसल बोई है। तो लगान निर्धारण के लिए रई, फसलदारों की, जिन्होंने फसल लगाई है, फसलदारों की सूची को क्या बोलते हैं दोस्तों? रई। ठीक है, जिन्होंने फसल बोई है उनको क्या बोलते हैं? रई। तो ये प्रश्न आ चुका है, रई किसने बनवाई है? रई नामक लिस्ट किसने बनवाई है? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। भूमि की माप, लगान कहां से डिसाइड होगा? तो भूमि की माप के लिए इन्होंने गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी 32 इंच का था, तो गज ए सिकंदरी, और सन की डंडी, सन की डंडी, सन होता है ना जूट, सन, तो सन की डंडी, तो सन की डंडी का इस्तेमाल किया और गजे सिकंदरी का उपयोग किया। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। गजे सिकंदरी की माप क्या है? 32 इंच। ठीक है, तो इसका उपयोग किया भूमि की माप हेतु। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लगान के अतिरिक्त जो है किसानों को दो प्रकार के टैक्सेस और देने पड़ते थे। लगान के अतिरिक्त किसानों को दो अतिरिक्त कर, दो सेस, आज के सेस जैसे होते हैं, सेस जैसे कर देने पड़ते थे, दो सेस देने पड़ते थे। टैक्स पे जो लगता है 0.5% और वो है ना, जो टैक्स किसी भी वस्तु पे टैक्स लग रहा है उस टैक्स पे 0.5%, उस टैक्स का 0.5% या 0.25% लगता है ना अभी, जैसे एजू सेस लगता है अपने यहाँ, एजुकेशन के क्षेत्र में वो पैसा जाएगा। हेल्थ सेस लगता है, हेल्थ के क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के और कर देने पड़ते थे। ये आज के सेस के जैसा है। पहला है जरीबाना, आया है परीक्षा में। जरीब, जरीब क्या होती है? पटवारी के पास एक लोहे की चेन होती है, 66 फीट लंबी या 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी एक लोहे की चेन होती है, टुकड़े टुकड़े में लोहे लगे होते हैं जिसमें, उसको जरीब बोलते हैं। तो जरीब का काम क्या होता है? खेतों को मापना, खेतों की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल मापना, जरीब, जिससे खेतों का सीमांकन होता है। तो जरीब अगर खेतों में चलाई जाएगी या जरीब से खेतों को नापा जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका शुल्क लिया जाएगा। तो जरीब चलाने का शुल्क क्या हो जाएगा दोस्तों? जरीबाना। तो जरीबाना क्या है? सर्वेक्षण शुल्क है। जरीबाना क्या है? सर्वेक्षण शुल्क। काय का सर्वेक्षण? खेतों का, खेतों का, या किसी भी चीज को नाप रहे हैं जरीब से। जरीब एक नापने की इकाई है, 20 मीटर लंबी होती है आज की डेट में। खेतों का सर्वेक्षण होता था जरीब के थ्रू, और खेतों का सर्वेक्षण का शुल्क लगता था। शुल्क कितना लगता था दोस्तों? 2.5% ऑफ लगान, लगान का 2.5% लगता था। यह कहलाता था जरीबाना। तो जरीब चलाने के लिए, जरीब का कार्य करने के लिए लगने वाला शुल्क जरीबाना। आई होप क्लियर है। ये 2.5 लगता था, लगान का 2.5, टोटल का 2.5 नहीं है, लगान का 2.5, जैसे सेस लगता है आज, टैक्स का कुछ परसेंट। दूसरा था महासिलाना, दूसरा ऐसा सेस था महासिलाना। जरीबाना के बाद कौन सा है दूसरा? महासिलाना। और महासिलाना क्या कहता है? कर संग्रहण शुल्क, कर संग्रहण शुल्क। समझ रहे हैं?
कर को संग्रहित करने के लिए भी तो कुछ उपाय करने पड़ रहे हैं। कर संग्रहण शुल्क, कर संग्रहण शुल्क। टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी कुछ कर्मचारी नियुक्त करे गए हैं, उनको पगार देनी पड़ रही है। वो साइकिल या गाड़ी पेट्रोल यूज कर रहे हैं, कुछ तो साधन से जाएंगे, वो अपना समय लगाएंगे, उनको पगार दी जाएगी। तो कर को इकट्ठा करने के लिए जो शुल्क लोगों को दिया जाता, जो लोगों से शुल्क लिया जाता था, वो कहलाता था महासिलाना। क्लियर है? तो जरीमाना और महासिलाना नामक दो सेस टाइप के कर देने पड़ते थे। यह लगान का 5% लगता था। ध्यान दीजिए, यह शब्द इंपॉर्टेंट है, लगान का 5%। टोटल उपज का 5% नहीं, लगान का 5% देना पड़ता था महासिलाना। 5 लेटर्स का है, सो 5%। ठीक है, और ये पहला वाला उसका आधा। ठीक है, तो ये जो हो गए हैं कर। अब एक पॉइंट और बचता है कि किसानों को भूमि पट्टे के रूप में दी जाती थी, है ना। किसानों को भूमि जो दी जाती थी वो पट्टा दिया जाता था। भूमि का पट्टा मतलब अधिकार पत्र। आजकल किसानों को जो पट्टे दिए जाते हैं वो ऑनलाइन दिए जाने लगे हैं एमपी सरकार में। तो पट्टा एक नीली सी बुक होती थी, छोटी सी बुक होती थी, उसको पट्टा बोलते थे। उसमें भूमि के अधिकार लिखे होते थे, किस किसान के नाम पे है, किस गांव में जमीन है, कितनी जमीन है, जमीन की नाप लिखी होती थी। ठीक है, तो भूमि के पट्टे दिए जाते थे, जिसको अधिकार पत्र भी बोलते हैं। और इन पट्टों के द्वारा उस जमीन पर खेती करने का अधिकार, जिस व्यक्ति को पट्टा मिला है उसको खेती करने का अधिकार मिल जाता था। और वो खेती करने के बाद लगान देगा, उसके लिए उससे कबूलियत पत्र पे साइन करवाए जाते थे। पट्टे के साथ क्या दिया जाता था? कबूलियत पत्र। ये याद रखिएगा, परीक्षा में आया है। पट्टे के साथ कबूलियत पत्र पे हस्ताक्षर करवाए जाते थे, ताकि वो लगान, उस भूमि का लगान सरकार को दे। ठीक है, सो ये हो गई पूरी की पूरी आपकी अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं दोस्तों न्याय व्यवस्था की। शेरशाह के समय न्याय व्यवस्था, न्यायप्रिय शासक था शेरशाह। ठीक है, सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा था। अगर सबसे बड़ा न्याय या फाइनल जिसका शासन चलता था, तो सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन था? सबसे बड़ा न्यायाधीश जो था वो स्वयं राजा था, शेरशाह था। पहली बात, शेरशाह ने न्यायाधीश के पद को अच्छे से करने के लिए सुल्तान उल अदल, सुल्तान उल अदल की उपाधि ली। ये ध्यान देना, शेरशाह ने न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए किसकी उपाधि ली? सुल्तान उल अदल, सुल्तान उल अदल की उपाधि ली। न्यायप्रिय शासक था, बहुत न्यायप्रिय शासक था। इसका न्याय भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रशासन व्यवस्था जैसे इंपॉर्टेंट है शेरशाह की, वैसे न्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायप्रिय शासक था शेरशाह। ठीक है, 2 स्तर पर न्यायालय थे। न्यायालय जो है वो 2 स्तर पर थे। एक तो दीवानी, जो कि पैसे और भूमि से संबंधित, और लड़ाई झगड़ा हत्या, है ना, ये फौजदारी मामले। तो दीवानी न्यायालय जो है, आपको मालूम है कि सरकार स्तर पर कौन होता था इसमें? मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफ ए मुंसिफान, पढ़ा चुका हूं अभी दोस्तों। और परगना स्तर पर कौन होता था? सिर्फ मुंसिफ। फौजदारी में कौन आ जाएगा दोस्तों? तो शिकदार ए शिकदारान, वही सैनिक विभाग है, शिकदार ए शिकदारान। और यहां पे सिर्फ परगना स्तर पे कौन आ जाएगा? शिकदार। पढ़ चुके हैं सारा, सो बहुत उसको बताने की जरूरत नहीं है। काजी जो है वो असैनिक मुकदमे देखता था। काजी नाम का जो व्यक्ति था, काजी जो था, है ना, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? तो काजी जो है वो असैनिक मामले देखता था। शादी वादी, है ना, तलाक वलाक के मामले, तो वही असैनिक मामले। कहावत है ना, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। 3 बार कबूल 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 जो कहलवाता है काजी के सामने कहा जाता है। तो असैनिक मामले वही शादी विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सारी चीजें। तो काजी असैनिक मामले देखता था। एक ये बात ध्यान रखिएगा। फिर गांव की लड़ाइयां ग्राम पंचायतें सुलझाती थीं। गांव की लड़ाइयां कौन सुलझाती थीं? ग्राम पंचायतें। अभी भी यही होता है। बेचारा सचिव और पटवारी लगा रहता है, 2 भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और ये दोनों बेचारे सबको मनाते फिर रहे हैं। ठीक है, सो गांव की लड़ाइयां कौन सुलझाते थे? ग्राम पंचायतें। सो ये बात हो जाती है दोस्तों यहां पे
न्याय व्यवस्था की। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, मैं न्याय व्यवस्था में ही बता देता हूं, सैन्य व्यवस्था का पार्ट है। घोड़ा दागने, याद आया कुछ आपको? घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने, ये ये प्रथा किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की अलाउद्दीन खिलजी की प्रथा को इसने पुनर्जीवित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी की प्रथा को पुनर्जीवित किया। घोड़ा दागने और सैनिकों को, 5.25 लाख सैनिक हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो सैनिकों को कैसे पहचानेंगे कि मरा हुआ सैनिक अपना है? मान लो उसकी ड्रेस भी खराब हो गई है तो। ठीक है, तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, उस प्रथा को पुनर्जीवित किसने किया है? शेरशाह सूरी ने। अब बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था की। यहां पे लास्ट पॉइंट लिखा था मैंने ऊपर अभी, मुद्रा व्यवस्था। ठीक है, मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह ने जो पुराने शासकों के घिसे पिटे सिक्कों का चलन बंद करवा दिया। पुराने शासकों के पुराने घिसे पिटे सिक्के बंद। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे पूर्वगामी शासकों द्वारा चलाए गए घिसे पिटे जो सिक्के थे उनका चलन बंद करवा दिया, पहली बात। दूसरी बात, इसके स्थान पर इसने शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाया। शुद्ध चांदी का सिक्का कितना? 180 ग्रेन का। 180 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया, जिसे क्या कहा गया? रुपया। तो यह प्रश्न कई बार आता है कि रुपया चलाने का श्रेय किसको जाता है? रुपया शब्द लाने का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह। रुपया किसका हुआ करता था? चांदी के सिक्के का। उसका वजन कितना होता था? 140 ग्रेन। एक ग्रेन आप ध्यान रखिए 0.065 ग्रेन होता है। अगर आपको बिल्कुल ही ढंग से करना है तो एक ग्रेन बराबर 0.065 ग्राम्स, मतलब 0.6 ग्राम, 0.06 ग्राम के बराबर होता है एक ग्रेन। तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको वेट आ जाएगा सिक्के का, कितने वेट का सिक्का है, जो 1 रुपया कहलाता था। एक चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का क्या कहलाएगा? 1 रुपया। ठीक है, तो रुपया चलाने का श्रेय किसको? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रुपया चलाने का श्रेय किसको जाता है? रुपया किसका होता था? चांदी का सिक्का, शेरशाह सूरी। फिर शुद्ध तांबे का भी सिक्का चलाया इसने, शुद्ध तांबे का सिक्का भी चलाया। शुद्ध तांबे के सिक्के का वजन था दोस्तों 380 ग्रेन, 380 ग्रेन, और इसको बोला गया दाम। इसको क्या बोला गया? दाम बोला गया। तांबे के सिक्के को क्या बोला गया? दाम। सल्तनत काल में भी इसको मुगल काल में भी दाम बोलते थे। सल्तनत काल में तो ताजी चाट था जी, ताजी चाट। तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे और चांदी के को टंका बोलते थे, है ना। तो सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे, मुगल काल में दाम बोलते थे तांबे के सिक्के को। ठीक है, तो शुद्ध तांबे का सिक्का यहां पे भी दाम कहलाया, चांदी का सिक्का रुपया कहलाया। ठीक है, टकसालों की संख्या इसके समय 23 थी। शेरशाह के समय टकसालों की संख्या, या मिंट जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं, तो टकसालों की संख्या जो थी वो 23 थी। टकसालों की संख्या 23 थी। ठीक है, सिक्कों पर शेरशाह का भी नाम होता था और टकसाल का भी नाम होता था। सिक्कों पर शेरशाह ने अपना नाम भी लिखा था और जिस टकसाल से वो बना है, जिस मिंट से बना है, उसका नाम भी लिखा होता था। ठीक है, फिर ब्रिटिश इतिहासकार जो है स्मिथ ने कहा है कि जो रुपया है वो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। तो स्मिथ ने कहा है कि रुपया जो है ये वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था 1 रुपया। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, आता है, स्मिथ ने कहा है। ये स्मिथ कौन है? ब्रिटिश इतिहासकार। ठीक है, उन्होंने कहा कि रुपया जो है वो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्थापत्य और वास्तुकला की। ये मुद्रा पूरी हो जाती है यहां पे आके।
अब बात कर लेते हैं सड़क और सराय और वास्तु, स्थापत्य, सारी चीजें वही है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाली, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाली। सड़कें बनवाना, मकान बनवाना, भवन बनवाना, दुर्ग बनवाना, सराय बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, ये सारी चीजें। तो एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। इसके द्वारा 4 प्रमुख सड़कें बनवाई गई। शेरशाह के द्वारा 4 प्रमुख सड़कें बनवाई गई, सड़कें बनवाई गई। ठीक है, पहला तो है सोनारगांव बंगाल से अटक पंजाब तक। सोनारगांव बंगाल से लेके अटक पंजाब, अटक मतलब पाकिस्तान पे है, अटक पंजाब तक। तो कहीं ना कहीं यहां से लेके इस छोर से लेके इस छोर तक, और इसको बोला गया है जीटी रोड, नेशनल हाईवे नंबर मेरे ख्याल से 1 और 2 को मिला के है ये पूरा आज की डेट में, नेशनल हाईवे 1 और 2 जीटी रोड। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां जाती है? तो सोनारगांव बंगाल से लेके और अटक पंजाब तक जाती है, ये पूरी जीटी रोड है। ठीक है, फिर आगरा से बुरहानपुर, दूसरी सड़क जो इसकी फेमस है वो है आगरा से एमपी के बुरहानपुर। तीसरी सड़क जो है, चूंकि आगरा से ही शासन कर रहे थे दिल्ली आगरा से, तो आगरा से जोधपुर तीसरी सड़क। पहली याद रखना है, ये याद हो चाहे ना हो, आगरा से जोधपुर। ठीक है, पहली याद रखिए, दूसरी तीसरी नहीं भी होती है तो कोई इशू नहीं है। और चौथी सड़क है लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से मुल्तान तक। तो ये जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जरूर याद रखिए। ठीक है, फिर ये ध्यान रखें कि इन सड़कों पर जो जीटी रोड है, लंबी लंबी सड़कें हैं, इन सड़कों के हर 2 कोस पे इसने एक सराय बनाई, धर्मशाला बनाई। जो यात्री होते थे, व्यापारी होते थे, इन सरायों में रुक के अपना आराम कर सकते थे, खान पान ले सकते थे, अपना रिचार्ज हो सकते थे। तो हर 2 कोस पे बनाई, तो लगभग 1700 सरायें बनवाई हैं, 1700 सरायें बनवाई हैं इन्होंने, जो हर 2 कोस पे हुआ करती थी रोडों पे, यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए, है ना। नहाना धोना, रहना सोना, खाना पीना, रुकना, विश्राम करना, सारा। तो ये ध्यान में रखना है। और कहीं ना कहीं ये सरायें जो है ना, ये सरायें जो है ये डाक व्यवस्था का भी काम करती थी, डाक व्यवस्था। इन सरायों पे घोड़े, गुप्तचर तैनात होते थे घोड़े पे, और घोड़े पे तुरंत तीव्र गति से वो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो ये सरायें जो बनाई गई थी, इनका भरपूर उपयोग करते थे। ठीक है, तो भारत सरकार भी अपने डाकघरों का उपयोग कैसे कर सकती है, इस बारे में सोचा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वास्तुकला एवं साहित्य में चलते चले जाते हैं। और आगे बात करेंगे तो दिल्ली का पुराना किला और कन्नौज, ये सड़कों के बारे में पूरा हो गया। अब वास्तुकला में बात करते हैं तो दिल्ली का पुराना किला, सड़क और सराय हो गई हैं दोस्तों। अब अपन वास्तुकला पे बात करते हैं। तो दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला और कन्नौज नगर को नष्ट करके, इन दोनों को नष्ट करके इसने एक नगर बसाया, शेरशाह सूर नगर। कौन सा नगर बसाया दोस्तों? शेरशाह सूर नगर। ठीक है, तो दिल्ली का पुराना किला प्लस कन्नौज नगर को नष्ट करके, ध्यान दीजिएगा, इसने शेरशाह सूर नगर बसाया। और दिल्ली में इसने किला एक कोहना मस्जिद भी बनवाई। दूसरा पॉइंट क्या है? दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद बनवाई। किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। फिर और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह का सासाराम में मकबरा है। शेरशाह का मकबरा कहां है? शेरशाह का स्वयं का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में है, बिहार के सासाराम में। बाबू जगजीवन राम जो है वो यहीं के हैं। इनकी बेटी का नाम था मीरा देवी, जो लोकसभा की अध्यक्ष थी, लोकसभा की स्पीकर थी मीरा कुमारी। मीरा कुमारी किसकी बेटी है? बाबू जगजीवन राम की बेटी है, बिहार के सासाराम से ही है वो। तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अपना मकबरा इसने अपने जीते जी खुद बनवा लिया था।
ताकि मरने के बाद इसको वहां दफनाया जा सके। तो शेरशाह का मकबरा इसने स्वयं ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने जीते जी मकबरा तैयार करवाते हैं लोग, है ना, यहाँ मरने से डरते हैं। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा बहुत खूबसूरत मकबरा है। ये झील है और झील के बीचों बीच ये मकबरा बना हुआ है दोस्तों, झील के बीचों बीच बहुत सुंदर मकबरा है शेरशाह का सासाराम में। ठीक है, कनिंघम जो एक इतिहासकार हैं, कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा है, मकबरा को ताजमहल से सुंदर कहा है। ये मकबरा जो है सासाराम में भी शेरशाह का ताजमहल से भी सुंदर है। ये किसने कहा है? कनिंघम में। अपनी अपनी नजरें हैं सुंदरता को परखने की। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो लिखी है, मेरे ख्याल से 1542 में पद्मावत लिखी है, 1540 में लिखी है इनफैक्ट। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखी और 1540 का समय किसका है? शेरशाह का। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो जिन्होंने पद्मावत लिखी है किताब, मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे शेरशाह सूरी के। ठीक है, तो पर्याप्त पॉइंट हो गए हैं ये शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों को कल मैंने कोड बताया था आपको पहले भाग में, सिफास, शेरशाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल और सिकंदर सूर। तो सिफास अच्छे से याद रखिए, न्याय व्यवस्था केंद्रीकृत, प्रांतीय व्यवस्था याद रखिए, फिर अर्थव्यवस्था में याद रखिए लगान वगान की दर और जरीवाना महासिलाना, ये सब याद रखिए। फिर न्याय व्यवस्था में शिकदार शिकदारान, मुंसिफ मुंसिफान याद रखिए, काजी याद रखिए। मुद्रा व्यवस्था में रुपया याद रखिए, दाम याद रखिए। ठीक है, और वास्तुकला में जीटी रोड और सराय और डाक व्यवस्था और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कुछ याद रखिए। इस तरीके से शेरशाह पूरा हो जाता है। शेरशाह ने 2 लेक्चर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक दृष्टि से। अकबर का पूर्वगामी कहलाता है। ठीक है, कल से वापस मुगल काल पे ड्राइव लेंगे अपन और बात करेंगे अकबर की। अकबर भी मेरे ख्याल से 2 से 3 से 4 पार्ट में अकबर कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय अकबर को अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मेहनत कर रहा हूँ, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।